वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित समस्या, जिसको हम लोग एडिंग अप प्रॉब्लम या प्रोडक्ट एग्जॉक्शन प्रॉब्लम, उत्पाद समापन समस्या से परिचित हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब उत्पादन के साधनों को वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए, वैसी स्थिति में एक समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है कि क्या यदि सभी साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के बराबर पारिश्रमिक दिए जाएं, तो क्या कुल उत्पादन से ये पारिश्रमिक का भुगतान पर्याप्त होगा? अर्थात क्या पूरे उत्पादन से उत्पादन के सभी साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जा सकता है या दिया जाए संभव है? और इसी संदर्भ में जो ये समस्या है उसके निदान या सॉल्यूशन ढूंढे गए। और हम लोग जानते हैं कि एक सॉल्यूशन प्रोफेसर विक्सटीड ने दिया था, और जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि यदि उत्पादन का फलन प्रथम कोटि का समघातीय फलन हो, जिसका ये अर्थ होता है कि उत्पादन में पैमाने का स्थिर प्रतिफल लागू हो, वैसी स्थिति में यदि सभी उत्पादन के साधनों को उनका पारिश्रमिक का भुगतान सीमांत उत्पादकता के बराबर किया जाए, तो उन्होंने आयलर थ्योरम का सहारा लेकर ये प्रूव किया कि पूरे उत्पादन से यदि सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए तो ये पूरे उत्पादन से पूरा हो जाएगा। इस पर आलोचनाएं हुई और प्रोफेसर बिक्सेल, नट बिक्सेल, प्रोफेसर वालरस, एजवर्थ सरीखे विद्वानों ने इसकी आलोचना की। लेकिन जो सॉल्यूशन ज़्यादा लोकप्रिय हुआ वो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और सैमुअल्सन का है। तो इस रूप में दो सॉल्यूशन प्रस्तुत किए गए इस समस्या के, एक प्रोफेसर विक्सटीड का जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं और हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी चर्चा हम आज करेंगे, जो हिक्स सैमुअल्सन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये हिक्स और सैमुअल्सन का जो दृष्टिकोण है उसके संदर्भ में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हिक्स और सैमुअल्सन का ये मानना है कि जो सॉल्यूशन विक्सटीड ने दिया है उसे वे स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि वास्तव में मूल कारण इसका ये नहीं है, और जो मूल कारण है वो दूसरा है। और जिस मूल कारण की वो चर्चा करते हैं उनका कहना है ये दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि यदि उत्पादन के साधनों को उनके सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिए जाएं तो कुल उत्पादन से ये पूरा हो जाएगा, न कुछ बढ़ेगा न कुछ घटेगा। अगर कुछ नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं घटता है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो जीरो है, अर्थात कुल लागत कुल आय के बराबर है। और इसको उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो वस्तु बाजार का संतुलन होता है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत के, दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन होता है और इसी बिंदु पर संतुलन की स्थिति होती है, और इस बिंदु पर औसत आय और सीमांत आय भी बराबर होती है उत्पाद के, और इस प्रकार जो मूल्य निर्धारित होता है वो औसत लागत के बराबर होता है। तो औसत लागत और मूल्य जिसको हम औसत आय कह सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में
शून्य लाभ या शून्य आर्थिक लाभ होगा और पूरा का पूरा उत्पादन जो है उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक देने के बाद वितरित हो जाएगा। तो इस आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है और वो भी दीर्घकाल में, क्योंकि दीर्घकालीन स्थिति में ही पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त हो सकती है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुल उत्पादन जिसको हम लोग कहते हैं टोटल वैल्यू प्रोडक्ट, वो बराबर हो जाता है किसके, जितनी हमारी कुल लागत है, टोटल कास्ट है उसके। और हम इस वस्तु बाजार के संतुलन को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस बात को और अच्छी तरह से आपको स्पष्ट कर देगा। इस चित्र में वाई अक्ष पर रेवेन्यू और कास्ट दिखाई गई है उत्पादन की, और इस पर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की यूनिट है, क्वांटिटी है। और हम लोग जानते हैं कि लागत वक्र जो है वो यू आकार का होता है, दीर्घकालीन लागत वक्र, और संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर एमसी और एमआर बराबर होते हैं। और क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य एक होता है, इस नाते औसत आय वक्र हमारा क्षैतिजीय होता है, हर इकाई का एक ही मूल्य होता है, इसलिए सीमांत आय भी उसके बराबर होती है। संतुलन बिंदु यहाँ एमआर बराबर एमसी के संतुलन से ओ क्यू निर्धारित होगा, और वो इस ओ क्यू कीमत उत्पादन की मात्रा पर प्राइस जो है वो ओ पी होगी। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो कुल लागत कितनी होगी, जितना एक इकाई की लागत है और जितना कुल उत्पादन है, इसका मतलब ओ पी इंटू ओ क्यू। कुल आय कितनी होगी, जितना मूल्य है और मूल्य ही ओ पी है, ए आर से स्पष्ट है, और इतना उत्पादन है। इस प्रकार से पी इंटू क्यू का जब हम गुणा करेंगे, मतलब कुल उत्पादन को अगर हम मूल्य से गुणा करेंगे, तो ये जो क्षेत्रफल है ओ पी ई क्यू, ये जो हमारी कुल उत्पादन से है या कुल उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय है, और यही हमारी कुल लागत भी है। और कुल लागत कुल आय बराबर होगी, और ये जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट की स्थिति है। तो न कुछ बचेगा न कुछ घटेगा, जितना उत्पादन हुआ है उतना वितरित होगा। ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में वस्तु बाजार के संतुलन की स्थिति है। तो इस प्रकार से जीरो को हमने बताया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाई जा सकती है, जो यहाँ मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया है, कि ये समझा दिया मैंने आपको कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो मिनिमम पॉइंट होगा LRSI का, उस पर ओ क्यू उत्पादन होगा, ओ पी प्राइस होगी, और टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इतने के बराबर होगा। अब इसको बता रहे हैं ये कितने के बराबर होगा। तो हमारे अगर इस फलन में या इस उदाहरण में हम उत्पादन के दो साधनों को सम्मिलित कर लें, श्रम और पूंजी को, तो टोटल कास्ट का मतलब हुआ कुल लागत जो है वो श्रम और पूंजी को उनके मूल्यों, जिनको हम सामान्य तौर पर मजदूरी और ब्याज दर कहते हैं, के रूप में चुकाया गया है। और इस प्रकार से जो कुल लागत होगी वो कितनी होगी, एक श्रमिक की का मूल्य जो है उसको श्रमिकों की मात्रा से गुणा कर दें, और एक पूंजी की इकाई का जो मूल्य है जिसको हम उसके पूंजी की मात्रा से गुणा कर दें, और दोनों का जोगफल जोड़ लें दोनों को, तो ये जो है हमारे कुल उत्पादन के ही बराबर होगा, क्योंकि कुल लागत बराबर कुल आय है। तो ये कहा जा सकता है कि हम अपनी इसी चीज़ को, कुल जो हमारा टोटल वैल्यू प्रोडक्ट है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, टोटल वैल्यू प्रोडक्ट जिसको हम पी इंटू क्यू कहते हैं विल बी इक्वल टू टोटल कास्ट, और इट कैन बी स्टेटेड एज इट। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा कैसे सकते हैं, ऐसे, ये जो पी क्यू होगा पूरा, ये कितना होगा, श्रमिक को दिया गया कुल पारिश्रमिक धन पूंजी को दिया गया कुल पारिश्रमिक, श्रमिक को दिया गया पारिश्रमिक, उसके पारिश्रमिक गुणे उसकी मात्रा होगी। पारिश्रमिक की दर को W लिखा जा रहा है, ये प्राइस ऑफ लेबर है, और ये प्राइस ऑफ कैपिटल है।
एवरेज प्राइस है, हर आदमी प्रति इकाई इतना मिलना है, और जब हम इसमें यल से और इसमें के से गुणा करेंगे तो ये पूंजी को दिया जाने वाला प्रतिदान है, ये श्रम को दिया जाने वाला पारितोषिक है, और दोनों का योग जो है हमारे इस पी क्यू के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब यहीं हम इसको अब यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो इसी राशि को यहाँ ऊपर हम ले आ रहे हैं आपको कि टोटल वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू W इंटू एल प्लस R इंटू के, और W यहाँ लिखा हुआ W एंड R आर फैक्टर प्राइसेस, L इज लेबर एंड K इज कैपिटल। और अगर ये हो जाए तो ये कुल उत्पादन है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी क्या रिक्वायर करती है कि उत्पादन के सभी साधनों को, हमारे इस उदाहरण में 2 साधन हैं, श्रम और पूंजी, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिए जाएं। इसका मतलब है हम उनकी संख्या को उनके सीमांत उत्पादकता से गुणा कर दें। सीमांत उत्पादकता को हम जानते हैं, यहाँ हम अगर उस रूप में देखें तो 2 तरह की होती है। एक होती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, सीमांत भौतिक उत्पादन, जिसका मतलब होता है कि एक श्रमिक किसी वस्तु की इकाइयों के रूप में कितना उत्पादन करता है। ऐसे पूंजी, वो हो जाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये हो जाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और यदि इसको हम मुद्रा के रूप में प्रयोग करें तो हम वस्तु की कीमत को उससे गुणा कर देंगे। तो जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में P से गुणा कर देंगे श्रम की या पूंजी की, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता मुद्रा के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी, और पूंजी की भी, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। जो सीमांत उत्पादन इन साधनों ने किया है उसका मौद्रिक मूल्य कितना है, और जब मौद्रिक मूल्य दोनों का मिल जाए तो दोनों जोड़ दो तो यही कुल उत्पादन के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिव थियरी रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करती है, ये रिक्वायर करती है कि ये जो W है, श्रमिक को दिया जाने वाला जो प्रतिदान है, वो बराबर हो कितना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल की जो वैल्यू है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल की जो वैल्यू है वो P से गुणा करने पर मिलती है। तो ये हो जाएगा P इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये हो जाएगा R, जिसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, पूंजी के सीमांत उत्पादन का मूल्य, और ये हो जाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ के, इसकी भौतिक उत्पादन जितना के करता है उसमें P से गुणा कर दें तो ये हमको निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 समीकरण इस रूप में प्राप्त हुए। और अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम जो हमारा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ W एंड R इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें W और R की जगह पर, ये W और R है, इनकी जगह पर अगर इनके मानों को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ W लिखा हुआ है वहाँ ये लिख दें, जहाँ R लिखा हुआ वहाँ ये लिख दें। तो ऐसी स्थिति में PQ बराबर होगा L इंटू, और ये लिख दिया W, और ये K इंटू ये W है, और दोनों का जब गुणा किया तो ये गुणनफल करके जोड़ना है। और लेकिन इसके पहले एक काम हम कर सकते हैं कि अगर इधर मतलब दोनों पक्षों में P से भाग दे दें, तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो ये तीनों P कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पर Q, यहाँ पर बचेगा L और MPL, यहाँ बचेगा K और MPK, और ये MPPL मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, और इसको L से गुणा हम करते हैं, इसको K से गुणा करते हैं। इसका मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता को पूंजी से गुणा कर दें तो ये पूंजी को दिया जाने वाला कुल प्रतिफल आ जाएगा। अगर श्रम की सीमांत उत्पादकता को श्रम की मात्रा से गुणा कर दें तो ये श्रम को दिया जाने वाला कुल प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दें तो ये Q के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में हम श्रम को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दे दें, पूंजी को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दे दें, तो कुल उत्पादन इन दोनों साधनों
के पारिश्रमिक देने में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, न कुछ घटना है और न कुछ बढ़ना है। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट एग्जॉशन प्रॉब्लम थी कि क्या पूरे उत्पादन से सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक देने से ये समस्या हल हो जाएगी, कहने का मतलब है पूरे उत्पादन से क्या सबका भुगतान पूरा का पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से सैमुअल्सन और हिक्स ने ये बताने का प्रयास किया कि हाँ ऐसा संभव है और ये पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकालीन स्थिति में संभव है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये सॉल्यूशन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में संभव है। यहाँ हमने जो फैक्टर मार्केट है उसका भी एक चित्र बनाने का प्रयास किया है ताकि हम आपको समझा सकें कि संतुलन में जो प्राइस दिया जाता है उत्पादन के साधनों को वो कितनी होती है। तो जो इस इक्वेशन से निकल रही है वही चीज़ देखिए यहाँ होता है। ये इस पर प्राइस एंड कास्ट है किसकी, फैक्टर्स की। इसमें प्राइस और कास्ट या रेवेन्यू कास्ट किसकी है, प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट या वस्तु बाजार की स्थिति है, ये फैक्टर मार्केट है, उत्पादन के साधन की बाजार है। और प्रत्येक उत्पादन के साधनों को दीर्घकालीन स्थिति में एक ही पारिश्रमिक मिलता है। इस नाते जो मार्जिनल फैक्टर कास्ट, एवरेज फैक्टर कास्ट का मतलब एक साधन के औसतन कास्ट कितनी होती है, इसका मतलब उसको कितने पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। जैसे अगर श्रमिक है तो उसकी मजदूरी कितनी है, इस रूप में हम समझें। तो ये एक फैक्टर की एवरेज प्राइस है और ये एक फैक्टर द्वारा उत्पादित किया जाने वाला प्रोडक्शन है और उस प्रोडक्शन को बेचने पर जो आय प्राप्त होती है उसका मूल्य है मुद्रा के रूप में। इसको हम एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं, इसको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम एवरेज फैक्टर कास्ट कहते हैं, इसको मार्जिनल फैक्टर कास्ट कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों बराबर होती हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादन के नियम हैं वो लागू होते हैं और लागत की दशाओं में लागत घटती है और लागत बढ़ती है और उत्पादन की दशाओं में पहले वर्धमान दर से उत्पादन बढ़ता है और एक सीमा तक घटता है, हम जानते हैं। तो जब हम इसको उत्पादन के संदर्भ में दिखाएंगे तो ये वक्र हमारे इस तरह से हो जाएंगे। संतुलन वही होगा जहाँ एमआरपी और एमएफसी बराबर होंगे और ये उत्पादन का स्तर है। इस उत्पादन के स्तर पर एक इकाई का सीमांत रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है यही वास्तव में सीमांत उत्पादकता होती है। और इस उदाहरण में तो एआरपी और एमआरपी दोनों बराबर हैं, तो चाहे हम उसको औसत सीमांत उत्पादकता कह लें चाहे सीमांत उत्पादकता कह लें, दोनों चीज़ें बराबर हैं। अर्थात एक उत्पादन के साधन को ओ से लेके यहाँ तक डब्ल्यू तक पेमेंट किया जा रहा है और कुल उत्पादन इतना हो रहा है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये पूरा का पूरा उत्पादन समाप्त हो जाएगा उत्पादन को साधनों को पारिश्रमिक देने में। और इस संतुलन बिंदु पर जो उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक मिल रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर है, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर है। तो वही चीज़ जो यहाँ पर सिद्ध की गई है वही चीज़ इस फैक्टर मार्केट के स्थिति से समझाया जा सकता है। अब जो निष्कर्ष हमको मिल गया उसमें हमने ये पाया कि दीर्घकालीन स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ये जो हमारा प्रोडक्शन होता है अगर सीमांत उत्पादकता के बराबर दिया जाए तो पूरा का पूरा ये समाप्त हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और इस समस्या का हल हिक्स और सैमुअल्सन ने इस रूप में किया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो बिक्सटीट का सॉल्यूशन था उसको ये स्वीकार नहीं करते और ये कहते हैं कि जो बिक्सटीट का कहना था कि पूर्ण साधन या उत्पादन का पूरा उपयोग अगर साधनों की सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए तो हो जाएगा, बशर्ते उत्पादन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लागू हो। और दूसरी भाषा में सिर्फ कहते हैं उत्पादन फलन समघातीय हो और ए प्रथम कोटि का हो। और वहाँ पर उन्होंने यूलर थ्योरम का प्रयोग करके अपने इस समस्या के समाधान को ढूंढा। हिक्स और सैमुअल्सन ने उसको कतई नहीं मानते और वो कहते हैं कि सॉल्यूशन का ये है कि ये पूर्ण प्रतियोगिता में लागू होगा, दीर्घकालीन स्थिति में लागू होगा, अल्पकाल में नहीं। अब जो
उल्लेखनीय अंतर है या जो वो कहना चाहते हैं वो ये है कि सैमुअल्सन और हिक्स इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि अगर उत्पादन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल न लागू हो तब भी ये समाधान निकल आएगा, बशर्ते पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकालीन स्थिति हो। और इस प्रकार से इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये हल केवल पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकालीन स्थिति में ही लागू होगा। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और बताई, और वो ये कि अगर बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं है, अगर हम वस्तु बाज़ार की चर्चा करें तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मोनोपोली की स्थितियां हों, एकाधिकार की स्थितियां हों, या इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता की अन्य बाजारी स्थितियां हों। उन स्थितियों में ये सॉल्यूशन नहीं लागू होगा। उन स्थितियों में उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर जब पारिश्रमिक दिया जाएगा तो पूरा का पूरा उत्पादन समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उत्पादन बच जाएगा और उसका लाभ इनको मिलेगा। एकाधिकारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एकाधिकारी हैं या अपूर्ण प्रतियोगिता की अन्य बाजारी स्थितियों में हैं वो। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर फैक्टर मार्केट की स्थिति देखें हम, और वहाँ पर अगर दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति न हो तो वहाँ पर मोनोपोली की स्थितियाँ हो सकती हैं या इम्परफेक्ट कंपटीशन की अन्य स्थितियाँ हो सकती हैं। और वहाँ भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर तब उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक नहीं मिल पाएगा, उससे कम मिलेगा, और इस प्रकार से उत्पादन के साधनों का शोषण करेंगे उद्यमी, जो एक किसी न किसी रूप में एक अधिकारी स्थिति में हैं। और ये उद्यमी जो है वो उत्पादन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, और ये बड़ा लाभ इन उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक में कटौती के रूप में, अर्थात त्याग जो है, जो भार पड़ेगा इनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, और उसका जो भाग है, अर्थात उनको अगर सीमांत उत्पादकता से कम पारिश्रमिक मिलता है तो जाहिर है कि ये उनके साथ अन्याय होगा, उनका शोषण होगा, और ये लाभ उत्पादकों के अंश में या खाते में जाएगा। तो इस प्रकार से हिक्स और सैमुअल्सन ने इस समस्या को सुलझाने के साथ ही ये दावा किया कि पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकालीन स्थितियां ही उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुरूप पारिश्रमिक दिला पाएंगी, चाहे पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम उत्पादन का लागू हो चाहे न लागू हो। तो जाहिर है कि विक्सटीड कहते थे कि केवल पैमाने के स्थिर प्रतिफल की दशा में ही ऐसा होगा कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हिक्स और सैमुअल्सन ने कहा कि अगर कांस्टेंट रिटर्न स्केल न हो तो भी दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा का पूरा उत्पादन के साधनों को सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक देने पर समाप्त हो जाएगा। और यदि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां नहीं होंगी दीर्घकाल में, तो इन साधनों को सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, उनका शोषण होगा, और ये लाभ उद्यमियों को प्राप्त होगा। तो इस संदर्भ में जो विवाद था उसके दोनों दृष्टिकोणों को हमने आपको समझा दिया हमारे चैनल पर। विक्सटीड का जो विश्लेषण है, और जिसमें हमने काफ-डगलस प्रोडक्शन का भी उपयोग करके और यूलर्स थ्योरम के माध्यम से, और ये जो आपका उत्पादन फलन जो होता है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री, उसको समझाया। लेकिन हिक्स और सैमुअल्सन ने उसे नकार दिया और उन्होंने
एक दूसरा मॉडल या एक दूसरा व्यू प्रस्तुत किया जिसको आज हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से अब हमने इस समस्या के दोनों हलों को देख लिया है और यहीं पर आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं और किसी दूसरी समस्या को लेकर। मैं अनुरोध करूंगा, आज तक कभी मैंने कहा नहीं, इसलिए कि यदि आप इसे पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि और लोग भी इससे लाभान्वित हों, तो आप इसको लाइक करिए ताकि आपके अन्य मित्र, या उनको बताइए ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इसका लाभ मिले। मेरा तो एक ही मात्र उद्देश्य है कि अवकाश प्राप्त करने के पास घर में बैठा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आपको दे सकूँ और साथ में मैं भी इस पठन पाठन की प्रक्रिया में बना रहूं। अन्यथा अगर मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूं तो मुझको भी जो आता वो धीरे धीरे भूलता जाएगा, और अगर आपसे मैं मुखातिब होता रहूँगा तो कुछ मैं आपके सहारे कुछ मैं भी नया सीखता रहूँगा। और ये जीवन का जो चक्र है कुछ सीखने का है, जितना सीखेंगे उतना अच्छा लगेगा। और अगर समाज को मेरे इस काम का कुछ लाभ मिल पाए तो मेरा जीवन धन्य होगा, मेरा ये प्रयास जो है सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू।